हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हमारे आज़ादी का त्यौहार है और हम इस त्यौहार को बहुत खुशी से मनाते हैं। और उसके साथ साथ हम हमेशा अपने ड्यूटी को बहुत ही ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ निभाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार क्लास होगा आज। आज हम क्लास 9 का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, लॉ, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस, उसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी क्लास ले चुका हूँ। उसका वीडियो अपलोड हो चुका है। आपने अगर वो क्लास नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि हम ऑफलाइन क्लासेस भी करते हैं। स्कॉलर एकेडमी नाम का हमारा इंस्टीट्यूशन है और वो खरियार में लोकेटेड है। मैंने अपना नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप अगर ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हो अभी तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि मोशन, एक बॉडी का मोशन में आता है जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं हम, तो एक बॉडी मोशन में आता है। तो फोर्स होने से क्या क्या इफेक्ट होता है मैंने आपको बताया था। चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन शेप, चेंज इन साइज, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। कोई बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आता है जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट हमने फोर्स के बारे में सीखा था। फिर हम गए थे बैलेंस फोर्सेस, अनबैलेंस फोर्सेस के ऊपर, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं वो वीडियो, फर्स्ट वीडियो जो जिसमें हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए कि टू एक्सीलरेट एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट को एक्सीलरेट कर रहा है तो एक्सीलरेशन क्या होता है, मैंने सिंपली आपको बताया था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसको कहते हैं एक्सीलरेशन। तो टू एक्सीलरेट एन ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट को हम एक्सीलरेट करना चाहते हैं, मतलब उसको उसका वेलोसिटी चेंज करना चाहते हैं, तो उसको ग्रेटर फोर्स देना जरूरी है। जैसे मैंने कल बताया था आपको कि एक बॉडी, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। अगर वो अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स इफेक्ट नहीं करता। जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स इफेक्ट नहीं करता वो बॉडी मोशन में नहीं आएगा। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो वही चीज है कि अगर एक बॉडी को एक्सेलरेट करना है, अगर वो एक डेफिनेट वेलोसिटी में मूव कर रहा है, समझिए, उसको अगर हमने और एक्स्ट्रा फोर्स दिया तो उसका जो स्पीड है ना वो इंक्रीज होगा। तो अगर एक बॉडी को हम लोग ज्यादा फोर्स दे रहे हैं तो वो हायर वेलोसिटी में मूव करेगा। क्या करेगा? हायर वेलोसिटी में मूव करेगा। सो दिस लेड न्यूटन टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम। तो इसी से न्यूटन ने ना एक कॉन्सेप्ट डेराइव किया इससे, और उसका नाम उन्होंने क्या दिया? मोमेंटम। क्या दिया उसका नाम? मोमेंटम दिया। मतलब एक बॉडी को अगर हम लोग को और एक्सेलरेट करना है तो उसके ऊपर ग्रेटर फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो बॉडी एक्सेलरेट होता है। और उस कॉन्सेप्ट का नाम न्यूटन ने दिया मोमेंटम। क्या दिया उसका नाम? मोमेंटम। और मोमेंटम को किससे डिनोट किया गया है? पी से। पी से मोमेंटम को डिनोट किया गया। तो मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मास एंड वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोमेंटम। तो ये है ओके। पी का मतलब क्या होता है? दिस इज मोमेंटम। ये होता है मोमेंटम। ओके। एम का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का मास और उसका क्या? वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही क्या कहते हैं? हम मोमेंटम कहते हैं। एक ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम कहते हैं। तो व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मास, जिसको हम m से डिराइव करते हैं, और वेलोसिटी भी, ये है मोमेंटम। तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन का पार्ट है, मोमेंटम। ओके। तो ऐसा यूनिट क्या है मोमेंटम का? केजी मीटर पर सेकंड। क्या है? केजी मीटर पर सेकंड। आप देखिए ना कि मास का क्या होता है? मास का ऐसा यूनिट होता है केजी, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो उस हिसाब से केजी मीटर पर सेकंड इज द ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो मोमेंटम में क्या है? मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम एक कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? इसका डायरेक्शन भी होता है
जिस क्वांटिटी का डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। व्हाट डू यू मीन मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड मींस न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो बोला क्या गया है, मोमेंटम एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। ओके, तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है ना, मोमेंटम का भी वही डायरेक्शन होता है। वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है, मोमेंटम का भी वही डायरेक्शन होता है। तो इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। तो सिंस एन अनबैलेंस्ड फोर्स चेंजेस एन ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी, हमने देखा कि कब एक बॉडी मोशन में आता है। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जब एक बॉडी के ऊपर हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स इस्तेमाल करते हैं। कौन सा फोर्स? अनबैलेंस्ड फोर्स। तो जब एक बॉडी के ऊपर हम अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करते हैं तब वो बॉडी मोशन में आता है। तो जब भी हम बॉडी के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करते हैं तो मोशन में आएगा तो क्या होगा? एक्सीलरेट होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन कहते हैं। तो जब भी हम लोग एक बॉडी के ऊपर एक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है? उसका जो वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी उसमें चेंजेस होती है। तो वेलोसिटी चेंज होता है उसका, सो इट आल्सो रिजल्ट्स इन चेंज इन मोमेंटम। तो अगर देखिए, क्योंकि मोमेंटम क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी चेंज हुआ तो मोमेंटम भी तो चेंज होगा ना, मोमेंटम भी शिफ्ट होगा अगर वेलोसिटी चेंज हुआ, क्योंकि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है मोमेंटम। अगर मोमेंटम चेंज हुआ तो वेलोसिटी भी चेंज होगा, और वेलोसिटी चेंज हुआ तो मोमेंटम चेंज होगा। जब भी हम एक बॉडी के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका वेलोसिटी चेंज होगा। अगर वेलोसिटी चेंज हुआ तो क्या चेंज हो रहा है? उसका मोमेंटम भी चेंज हो रहा है। देखिए ना, यहाँ पे 200 केजी का एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम इसको फोर्स, इसको अगर ढकेलना है तो उसका मास भी ज्यादा है। देखिए 200 केजी का इसका मास है, तो हमको ज्यादा फोर्स यूज करना पड़ेगा तभी ये वेलोसिटी गेन करेगा। लेकिन 20 केजी के ऑब्जेक्ट को अगर हमको पुश करना है, ढकेलना है उसको, तो लेस हमको एनर्जी या फिर फोर्स यूज करना पड़ेगा एज कंपेयर टू 200 केजी। तो इस तरीके से व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, देखिए when pushing a car with dead battery, मान लीजिए कार का डेड बैटरी, आपने देखा होगा कभी कभार क्या होता है, कार रुक जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको धक्का देते हैं, धक्का देने से फिर कार जाके फिर स्टार्ट होता है। आपने देखा होगा, नॉर्मली ये चीज हम लोग एक्सपीरियंस भी करते हैं। तो वही चीज है कि when pushing a car with a dead battery, मान लीजिए कार डेड बैटरी है, डेड बैटरी का मतलब कार रुक गया है, चल नहीं रहा, ऑन नहीं हो रहा, स्टार्ट नहीं हो रहा। तो अगर कार को हम पुश करते हैं तो सडनली जाके थोड़ा सा धक्का मार देने से क्या कार स्टार्ट होता है? क्या कार स्टार्ट तो नहीं होता ना। तो सडन पुश या फिर अनबैलेंस्ड फोर्स डज नॉट रिजल्ट इन इनफ स्पीड टू स्टार्ट द इंजन, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा जाके सिर्फ कार को धक्का थोड़ा सा मार देंगे और रुक जाएंगे तो कार तो स्टार्ट नहीं होगा। सडन पुश करने से तो कार स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि उसको उतना स्पीड ही नहीं मिलेगा उसके इंजन को कि जिससे वो क्या हो सके, स्टार्ट हो सके। तो however a continuous push or over time gradually accelerates the car to required speed of 1 meter per second। तो मान लीजिए कि अगर हम क्या कर रहे हैं, कार को पकड़ के कार को क्या कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं और कंटिन्यूअसली मार रहे हैं, कुछ ही टाइम तक कंटिन्यूअसली उसको हम लोग फोर्स देते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। जब फोर्स उसको देते जाएंगे कुछ समय तक, ग्रेजुअली धीरे धीरे जब फोर्स देते जाएंगे, कंटिन्यूअसली फोर्स देते जाएंगे, मान लीजिए 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड का वेलोसिटी भी उसने गेन किया। सो दिस शोज दैट द चेंज इन द कार्स मोमेंटम। तो हम देख रहे हैं क्या, कार का मोमेंटम चेंज हो रहा है। ये देखिए कार का कुछ एक मास है ना, फिर उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर से जब फोर्स दे रहे हैं, इधर से जब फोर्स दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसका कुछ एक डेफिनेट वेलोसिटी कार गेन कर रहा है, और जब वेलोसिटी गेन किया वो कार क्या कर रहा है, उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मान लीजिए 1 मीटर पर सेकंड में भी मूव कर रहा है कार। तो इसका मतलब क्या है, कार का मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कार का मोमेंटम फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सिर्फ फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बट आल्सो ऑन द ड्यूरेशन टाइम ऑफ द फोर्स, बल्कि इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमने कार के ऊपर फोर्स तो डाला, लेकिन कितने समय तक हम कार के ऊपर फोर्स डाल रहे हैं उसके ऊपर भी कार का मोमेंटम डिपेंड करता है। याद रखिए, कार का मोमेंटम सिर्फ फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम कितने ड्यूरेशन तक वो फोर्स उस बॉडी के ऊपर एग्जर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो also the force necessary to change the momentum of an object depends on the time rate at which the momentum is changed। तो हमने जो फोर्स अप्लाई किया इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ओके, तो मोमेंटम का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइम रेट में
उसका जो वेलोसिटी है, उसका जो मोमेंटम है वो चेंज हो रहा है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम जो चेंज हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, कि हम एक बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और उसके साथ साथ जो फोर्स जो लगाया जा रहा है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस तरफ बॉडी मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं हम, और कितना टाइम तक फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर भी सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिपेंड करता है। तो व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक ऑब्जेक्ट का क्या होता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अनबैलेंस्ड फोर्स के ऊपर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब फोर्स के डायरेक्शन में जो अनबैलेंस्ड फोर्स हम अप्लाई करते हैं बॉडी को मूवमेंट मतलब मूव करवाने के लिए, उसके ऊपर सेकंड लॉ ऑफ मोशन डिपेंड करता है। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स ओके इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दिस इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब सपोज, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि जैसे सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास है। मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए जैसे कि यही कार एक ऑब्जेक्ट, इस ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है यहाँ पे m है और वेलोसिटी यहाँ पे क्या है v। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, मूव्स along a straight line with initial velocity u। मान लीजिए वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है इसका मास m है और एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ओके, हैविंग इनिशियल वेलोसिटी, इसका इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी ये है u, ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी u है। तो इसके ऊपर हम एक फोर्स डाल रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ओके। और यूनिफॉर्मली ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? एसिलेट हो रहा है और एक फाइनल वेलोसिटी में पहुंच जाता है, फाइनल वेलोसिटी में वो ऑब्जेक्ट पहुंच जाता है एसिलेट होके, एंड फाइनल वेलोसिटी विल बी v। मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी v है। तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक का एक ऑब्जेक्ट उसका जो एक्सीलरेशन चेंज हुआ, इनिशियल वेलोसिटी से जब फाइनल वेलोसिटी को आया, जो उसने जो वेलोसिटी चेंज हुआ उसका, तो वेलोसिटी चेंज होने के लिए कितना टाइम लगा उसको? मान लीजिए t टाइम लग गया वेलोसिटी चेंज होने के लिए ओके। तो हमको पता है कि मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम, मान लीजिए चेंज इन मोमेंटम पहला ऐसा है कि अगर, तो यहाँ पे क्योंकि पहला मोमेंटम अलग था जब इनिशियल वेलोसिटी था ओके, जब फाइनल वेलोसिटी हुआ तो मोमेंटम अलग है। तो मान लीजिए अगर हम जो फर्स्ट जो मोमेंटम है ओके, जब इनिशियल वेलोसिटी था हम उसको मान लेते हैं p1, दैट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमको पता है p इज इक्वल टू mv होता है, तो क्या होगा? m इंटू u होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी पहले केस में। दूसरे केस में क्या है? p2 इज इक्वल टू क्या होगा? m इंटू v होगा। अब फाइनल वेलोसिटी के केस में, तो अब हम क्या करें? चेंज इन वेलोसिटी, तो डिफरेंस निकालेंगे। तो द चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन वेलोसिटी। तो कैसे करके वेलोसिटी चेंज हुआ? p2 माइनस p1 दैट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? mv माइनस mu। तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए बच्चों, mv माइनस mu, तो यहाँ पे m दोनों में अगर कॉमन होगा तो दोनों में कॉमन होने से क्या होगा? m इंटू क्या होगा? v माइनस u, m इंटू v माइनस u। तो हमको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड करता है? कितना वेलोसिटी चेंज हुआ विद टाइम ओके, टाइम ओके। तो टाइम के हिसाब से तो क्या होगा? द अप्लाइड फोर्स, तो फोर्स यूज होगा यहाँ पे, फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर चेंजिंग वेलोसिटी, m इंटू क्या हो जाएगा? v माइनस u बाय t हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, तो हम अगर इज इक्वल टू का साइन पुट करते हैं तो k क्या हो जाएगा यहाँ पे? f इज इक्वल टू अगर हम लिखते हैं m km इंटू v माइनस u बाय t। तो यहाँ पे हमने k किस लिए यूज किया? k क्या है यहाँ पे? एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। k क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। तो मैंने यहाँ पे v माइनस u बाय t क्यों लिखा? क्योंकि हमको पता है कि एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू होता है v माइनस u बाय t। दिस इज का एक्सीलरेशन ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसको एक्सीलरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? km इंटू v माइनस u बाय t होगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? अब v माइनस u बाय t का मतलब क्या है?
ए एक्सीलरेशन है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, F इज इक्वल टू के एम ए। क्या लिख सकता हूँ, F इज इक्वल टू के एम ए। के क्या है, के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रोपोर्शन का साइन हटाया तो यहाँ पे के लगा है। के का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है। तो इस तरीके से हम F इज इक्वल टू एम ए डेराइव करते हैं। F इज इक्वल टू एम ए। व्हाट इज F इज इक्वल टू एम ए? F इज इक्वल टू एम ए मतलब क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। ओके, दिस इज फोर्स। ओके, दिस इज द फार्मूला फॉर फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। देखिए हमने मोमेंटम के फार्मूला से फोर्स का फार्मूला यहाँ पे डेराइव किया। क्या, P इज इक्वल टू होता है mv। तो हमारा क्या हुआ, मान लीजिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि इसका मास m है और उसके ऊपर फोर्स पड़ रहा है जो कि यूनिफॉर्मली उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट हो रहा है वो बॉडी, और इनिशियल वेलोसिटी है एट दैट टाइम u। अब एक बॉडी जब एक्सीलरेट होगा या वेलोसिटी चेंज होगी उसका, तो फाइनल वेलोसिटी होगा उसका v। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। तो हमको पता है कि अगर यहाँ पे मोमेंटम चेंज हो रहा है तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, पहले है क्या, p1 इज इक्वल टू m इनटू u, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, p2 इज इक्वल टू क्या, m इनटू v, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, p2 माइनस p1 हो जाएगा, mv माइनस mu, क्योंकि p2 का वैल्यू क्या है mv और p1 का वैल्यू है mu। तो mv माइनस mu, तो m कॉमन जाएगा तो अंदर क्या होगा, v माइनस u। अब हमको पता है कि किसी रेट पे जो चेंज होगा कुछ तो टाइम लगेगा ना मोमेंटम चेंज होने के लिए, तो m into v minus u by t। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू m into v minus u by t। तो हमको पता है v minus u by t का वैल्यू क्या होता है a, तो f इज इक्वल टू क्या होगा, kma। ओके, f इज इक्वल टू kma। अब हमने क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो यहाँ पे हमने k पुट किया। k क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। तो f इज इक्वल टू ma। f इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, दैट्स इक्वल टू फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो व्हाट इज वन यूनिट ऑफ फोर्स, व्हाट इज ए वन यूनिट ऑफ फोर्स। वन यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, देखिए one unit of force is defined as the amount that produces an acceleration of 1 meter per second square in object of 1 kg of mass। मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है 1 kg, इसको ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया जाएगा, जो फोर्स क्या करेगा, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, कितना का, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 केजी का, उसके ऊपर एक इतना हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे 1 केजी के ऑब्जेक्ट के ऊपर कि वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्सीलरेशन। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 यूनिट ऑफ फोर्स। क्या क्या कहते हैं उसको, 1 यूनिट ऑफ फोर्स कहते हैं। तो व्हाट इज 1 यूनिट ऑफ फोर्स। ओके, तो हमको क्या फॉर्मूला पता था, F इज इक्वल टू kma, पता था कि नहीं। तो 1 यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू क्या होगा, 1 यूनिट ऑफ फोर्स। 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू कितना होगा, K इनटू क्या होगा, मास क्या है, ऑब्जेक्ट का मास कितना है 1 केजी, 1 केजी इनटू कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए K का वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं, K का वैल्यू अगर 1 लेते हैं क्योंकि यूनिट में है, K का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K में तो अगर 1 यहाँ पे पुट होता है 1 केजी का ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 मीटर पर सेकंड, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K अगर 1 है तो अभी 1 को और किसी के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू 1 ही निकलेगा। तो यहाँ पे K को रखने का कुछ मतलब ही नहीं है। तो F इज इक्वल टू हम क्या पुट कर देंगे, हमें फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सीलरेशन। दिस इज 1 यूनिट ऑफ फोर्स। व्हाट इज 1 यूनिट ऑफ फोर्स, 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ force that produces an acceleration of 1 meter per second square in an object of 1 kg of mass। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है 1 केजी का, उसके ऊपर हम इतना फोर्स अप्लाई करेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन गेन कर पाए, उसको बोलते हैं हम क्या, 1 यूनिट ऑफ फोर्स। सो द वैल्यू ऑफ k becomes what, तो F is equal to m। the unit of force is kg meter per second square और न्यूटन। ओके, याद रखिएगा फोर्स का यूनिट क्या होता है, दैट इज, क्योंकि मीटर है सॉरी मास है तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, इनटू एक्सीलरेशन का क्या होता है, हमने एक्सीलरेशन का पढ़ा। ओके सॉरी, मास यहाँ पे केजी है। ओके, केजी मास का यूनिट होता है केजी।
और एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो दैट इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं न्यूटन कहते हैं। फोर्स का यूनिट न्यूटन भी होता है, न्यूटन, जिसको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स ए मेथड टू मेजर द फोर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सीलरेशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग को फोर्स का जो मतलब है वो मालूम हुआ कि फोर्स क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। देखिए जैसे कि ये बॉय है, ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो ट्रॉली है ना, ये कार्ट या ट्रॉली है, इसको पुश कर रहा है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एक है, तो ये जो ट्रॉली है इसका कुछ एक मास है, इसको ऑब्जेक्ट ये क्या कर रहा है इधर से फोर्स दे रहा है, तो फोर्स क्या होगा, तो ये कुछ एक्सीलरेट होगा कि नहीं, इधर से फोर्स पड़ रहा है तो ये एक्सीलरेट होगा। जिस वेलोसिटी में मूव करो उससे चेंज तो होगा ना, पहले तो जीरो वेलोसिटी में था, वो आके उसको पकड़ के धक्का दिया तो रेस्ट से अभी वो वेलोसिटी चेंज कर रहा है उसका, तो इसका कुछ मास है और ये एक्सीलरेट हो रहा है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। ओके, सो आपको आई थिंक आपको बहुत अच्छे से इसको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन डेली लाइफ, देखिए हम अपने डेली लाइफ में सेकंड लॉ ऑफ मोशन को कैसे महसूस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक फील्डर पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड, जब फील्डर क्या करता है बॉल को कैच करता है, तो कैच करने के टाइम आपने देखा होगा कीपिंग करते हुए एमएस धोनी को भी देखा होगा, जब फास्ट कोई बॉलर बॉलिंग करता है या बैट्समैन लीव करेगा, तो जब कीपर उस बॉल को पकड़ता है ना, वो थोड़ी देर के लिए पीछे बॉल को पकड़ के पीछे थोड़ा स्लाइटली पीछे थोड़ा अपने हाथ को मूव करता है, आपने देखा होगा। तो क्या होता है कि ए फील्डर पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड, ए फील्डर पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड व्हाइल कैचिंग, ओके, ए फील्डर pulls his hands backward while catching a fast cricket ball। एक फास्ट क्रिकेट बॉल को कैच करने के टाइम फील्डर क्या करता है, देखिए इसने ये कैच करने का टाइम उसने कैच किया तो अपने हाथ को ऐसे नीचे की तरफ मूव करता है। अब ये क्यों मूव करता है, क्योंकि यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिससे बॉल्स का जो वेलोसिटी है ओके इंक्रीज, बॉल का टाइम ड्यूरेशन अगर बढ़ेगा तो बॉल का वेलोसिटी क्या होगा, जीरो तक का आएगा, एंड दिस रिड्यूसेस द बॉल्स एक्सीलरेशन, जिससे क्या होगा टाइम बढ़ा देगा तो बॉल का जो एक्सीलरेशन है ना वो रिड्यूस हो जाएगा। अब रिड्यूस होने से हाथ में बॉल जो हाथ में उसने पकड़ा है वो उतना इंपैक्ट उसके हाथ में क्रिएट नहीं करेगा। स्टॉपिंग द बॉल सडनली रिक्वायर्ड लार्ज फोर्स, अगर बॉल को सडनली वो रोक रहा है, अगर हाथ को मूव नहीं कर रहा है, बॉल को सडनली रोक रहा है, तो क्या होगा सडनली उसका जो एक्सीलरेशन है ना सडनली जीरो हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि उसको इंजरी जैसे प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि फील्डर क्या करता है, अपने हैंड को ग्रेजुअली धीरे धीरे नीचे कर लेता है जब वो बॉल को पकड़ता है, तो इस तरीके से वो टाइम ड्यूरेशन बढ़ाता है एक्सीलरेशन जीरो करने के लिए। इन हाई जंप इवेंट, आपने देखा होगा हाई जंप इवेंट में, ऐसे हाई जंप इवेंट में ओके क्या होता है, एथलीट एक क्यूसेंट सैंड बैट्स में उसमें जंप करता है वो, ओके क्यूसेंट बैट गद्दी वाले जो बैट्स होते हैं या फिर जो सैंड बैट होते हैं उसमें जंप करता है, जिससे उसका जो फॉलिंग का वो जो कूद के जो गिरने का जो टाइम है ना उसको बढ़ाता है, ओके टाइम फॉर देयर फॉल उसको बढ़ा देता है, एक्सटेंड कर देता है, जिससे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना वो डिक्रीज होता है एंड द फोर्स ऑफ इंपैक्ट, ओके तो डिक्रीजिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज होगा और क्या होगा फोर्स का जो इंपैक्ट होगा ना वो उतना नहीं होगा। आपने कभी देखा होगा कराटे प्लेयर को ओके आइस स्लैब ब्रेक करते हुए, वो फोकस करता है एक ही जगह में, ओके ए लार्ज फोर्स एक छोटे से एरिया में स्मॉल एरिया में लार्ज फोर्स देगा, तो उससे क्या होता है कि वो क्या करता है कि वो जो आइस स्लैब है ना उसको तोड़ देता है। These are the examples of second law of motion, second law of motion के ये एग्जांपल है, ओके नेक्स्ट देखिए ओके तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उसको मैथमेटिकली स्टेट कर सकते हैं ओके सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यूज करके फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का यहाँ पे स्टेटमेंट डाल सकते हैं। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी मैथमेटिकली स्टेटेड from the mathematical expression for the second law of motion। second law of motion के mathematical expression से हम first law of motion को भी derive कर सकते हैं। हमको पता है second law of motion में हमने क्या derive किया कि force is a product of mass and acceleration। तो इसको हम लोग थोड़ा अगर expand करेंगे तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, F is equal to a का वैल्यू क्या होता है, a is equal to acceleration is equal to change in velocity that's equal to v minus u by t है, तो a के जगह में हम लोग v minus u by t यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो और या फिर ये अगर t यहाँ पे डिवाइड फॉर्म में है, इसको अगर ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये क्या होगा f into t हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू क्या m into v mv minus m into u mu,
okay, distributive law. तो this will be the equation. So when f is equal to 0, मान लीजिए यहाँ पे f अगर 0 हो जाता है, u और v और u इक्वल हो जाते हैं, f 0 होगा तो फोर्स 0 होगा, तो ना इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इक्वल होंगे कि नहीं? अगर फोर्स ही नहीं डालेंगे चीज के, कोई भी चीज के ऊपर, तो चीज कहां से मूव करेगा? वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा क्या? नहीं करेगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों इक्वल हो जाएंगे जब फोर्स 0 होगा, मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो। ओके, सो दिस मींस दैट द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, एक साथ इक्वल हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करते रहेगा। अगर u 0 हो जाएगा, v आल्सो भी 0, अगर u भी 0 हो जाएगा, v भी 0 हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? रेस्ट में होगा। अगर u और v इक्वल होंगे तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करेगा, क्योंकि उसके ऊपर और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं पड़ रहा जिससे वो अपना वेलोसिटी चेंज करे, तो वो क्या होगा? उसी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। लेकिन जब u भी 0 और v भी 0, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी भी 0 हो जाता है और फाइनल वेलोसिटी भी 0 होता है, तो ऑब्जेक्ट किस में रहेगा? ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में रहेगा। ओके, ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज रिमेन इन रेस्ट इफ द यूनिफॉर्म एज वेल एज इफ द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। तो याद रखिए यहाँ पे एक कांस्टेंट फोर्स एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करता है, जैसे कि हमको यहाँ पे बताया गया है, एक न्यूमेरिकल दिया गया है और एक सिचुएशन बताया गया हमको कि मान लीजिए एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। मास एक ऑब्जेक्ट का दिया हमको 5 kg। अब 5 kg के ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है, कितना टाइम तक? टाइम है, ड्यूरेशन दिया है 2 सेकंड्स तक। कितना? 2 सेकंड्स तक का। तो इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकंड टू 7 मीटर पर सेकंड। तो ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है, पहले वो ऑब्जेक्ट मान लीजिए 3 मीटर पर सेकंड में मूव कर रहा था, अभी वो किस में कितने मीटर पर सेकंड में मूव कर रहा है? 7 मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हो जाता है 3 मीटर पर सेकंड, ऑब्जेक्ट क्या? फाइनल वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना ड्यूरेशन दिया है 2 सेकंड्स, और मास कितना दिया हुआ है 5 kg। तो हमको पता है F m × v - u / t। तो F कितना है? 5 kg। ओके, मास कितना है? 5 kg, और इनिशियल वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना है 2 सेकंड। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, F 5 × 7 - 3/2, तो यहाँ पे क्या होगा? F यहाँ होगा 7 - 3 4 20 7 - 3 4 4 5 20 20/2 दैट्स इक्वल टू कितना होगा? 10 न्यूटन। आप देख सकते हैं क्योंकि न्यूटन क्या है? फोर्स का यूनिट है 10 न्यूटन। इफ दिस फोर्स इज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड, मान लीजिए अगर इसी फोर्स को अगर 5 सेकंड तक का हम लोग अप्लाई करते तो क्या होता है? ये 5 सेकंड का, तो t 5 हो जाता, तो v कितना होता? इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 3 प्लस क्या होता है? ओके, 5 × t कितना है? 5 बाय मास कितना है? यहाँ पे मास है हमारा कितना? 5 दैट्स इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे? 3 + 25/5। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो निकलेगा कितना? 3 मीटर पर सेकंड। कितना निकलेगा? 3 मीटर पर सेकंड। ओके, तो इस तरीके से हम लोग अगर 10 न्यूटन का अगर हम 10 न्यूटन का अगर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे देखिए फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, v क्या होता है? v यहाँ पे है u प्लस Ft/m, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या डिराइव किया था? ओके, F m v - u / t। तो अगर v क्या होगा? u Ft/m। अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग इसको अगर डिराइव करते हैं, से m है v × m × v - u / t होता है, तो Ft कितना होगा? mv - mu होगा। तो इस तरीके से अगर हम m को कॉमन भी ले जाते हैं और अगर v को इस तरफ ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा? v यहाँ पे क्या हो जाएगा? v अगर ft इधर चला जाएगा, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कॉमन ले जाता हूँ फिर से, ft m × v - u। तो अगर मैं यहाँ पे m है इंटू इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा? ये Ft/m। ओके, और u यहाँ पे क्या माइनस में इधर ले आऊंगा, तो u क्या हो जाएगा? इधर ये हो जाएगा, इधर प्लस, दैट्स इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा? ये है v, इधर v रह गया, तो Ft प्लस u = v हो गया। तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, v u प्लस Ft/m। अब v क्या है? हमारा फाइनल वेलोसिटी है, इसको डायरेक्ट करने के लिए u कितना हम लोग को दिया है? 3 मीटर पर सेकंड। 3 प्लस हमने फोर्स कितना निकाला है? 10 न्यूटन। 10 इंटू टाइम कितना दिया? अगर 5 सेकंड्स के लिए मूव कर रहा है 5/m कितना हो जाएगा? मास कितना है इधर? मास भी हमारा 5, तो दिस विल बी व्हाट? तो ये कितना हो जाएगा? 5 कैंसिल, 3 + 10 दैट्स इक्वल टू 13 मीटर पर सेकंड। 13 मीटर पर सेकंड, दिस विल बी द आंसर।
13 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है व्हिच वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स। ग्रेटर फोर्स किसको लगेगा? व्हिच वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स, कौन से ग्रेटर फोर्स एग्जर्ट करेगा? एक्सीलरेटिंग ए 2 kg मास, किसमें ग्रेटर फोर्स, हमको ज्यादा फोर्स किसमें डालना पड़ेगा? अगर हम 2 kg मास वाले ऑब्जेक्ट को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से एग्जर्ट करना चाहते हैं, या फिर 4 kg मास है 2 मीटर पर सेकंड, किसमें ज्यादा फोर्स रहेगा? तो F इक्वल टू पता है हमको ma होता है, तो दोनों केस में देख लेते हैं। m1 है हमारा 2 kg और उसमें एक्सीलरेशन दिया 5 मीटर पर सेकंड, तो फोर्स इज इक्वल टू कितना होगा? फोर्स इज इक्वल टू होगा 2 into 5 दैट्स इक्वल टू 10 न्यूटन। अब दूसरे केस में क्या है, मास दिया हमको 4 kg और एक्सीलरेशन दिया 2 मीटर पर सेकंड, तो फोर्स इज इक्वल टू कितना होगा? 4 into 2 दैट्स इक्वल टू 8 न्यूटन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये 10 न्यूटन जो है 8 न्यूटन से बड़ा है, इसीलिए ये फोर्स नंबर पहले वाले में जिसमें हमने फोर्स लगाया वो ज्यादा होगा दूसरे वाले से, कितना 2 न्यूटन का डिफरेंस होगा दोनों में। समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ओके, हम लोग न्यूमेरिकल्स इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए और एक एग्जांपल दिया गया है कि मोटर कार है जो कि मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए 108 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी में वो मोटर कार मूव कर रहा है एंड इट टेक्स 4 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। मान लीजिए कि मैंने क्या बताया था, एक चीज को रोकने के लिए भी हम लोग फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद 4 सेकंड बाद वो रुकता है। सो कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स। तो याद रखिए कि यहाँ पे क्या निकालने को बोला है कि ब्रेक कितना फोर्स डालेगा उस कार के ऊपर कि वो कार 4 सेकंड में रुक जाएगा वहां पे। ओके, इफ इट्स मास, उसका मास दिया है along with the passenger, पैसेंजर भी बैठे हैं और मास दिया उसका अगर 1000 kg। तो देखिए हमको दिया है कि एक कार जो है वो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में मूव कर रहा है। तो अगर 108 किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो कितना होगा? हम लोग 108 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो देखिए सिंपल चीज है, आप ऐसा नहीं करके भी इसको क्या कर सकते हैं, आप 108 किलोमीटर पर आवर जो दिया है उसको आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो 108 किलोमीटर पर आवर को आप अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे उसको, मतलब हमको पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, तो हम लोग क्या करेंगे 1000 मीटर के साथ उसको इनटू कर देंगे, फिर सेकंड्स में चेंज करेंगे, आवर को सेकंड्स में चेंज करेंगे। तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है, 60 सेकंड, तो अगर हम लोग उसको सेकंड्स में चेंज करेंगे तो 60 के साथ इनटू करना पड़ेगा। तो 108 into 1000 into कितना होगा 60/60। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, या फिर 108 into 5/18 भी हम कर सकते हैं, 5/18 भी हम कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 5/18 हमने क्यों किया, क्योंकि आप 1000/3600 कर आप 1000/3600 को सॉल्व करके देखना है एक बार, 5/18 आता है तो 18 बन जाए 18 6 जा 108 6 5 जा 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड में सॉल्व चेंज होगा ये। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, क्योंकि रुक जाएगा ना, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। तो मास ऑफ द मोटर कार along with the passenger कितना दिया हम लोग को, मास दिया 1000 kg। तो टाइम टेकन टू स्टॉप द मोटर कार, अगर मोटर कार को हमको रोकना है तो टाइम कितना लगता है 4 सेकंड उसको रोकने के लिए, तो हम पुट कर देंगे फार्मूला F = m × v - u/t। तो F = मास कितना दिया 1000 kg इनटू हम लोग का फाइनल वेलोसिटी कितना है 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी -30 मीटर पर सेकंड बाय टाइम कितना लग रहा है 4 सेकंड्स। तो उसको अगर हम चेंज करेंगे तो -7500 kg मीटर पर सेकंड पर और -7500 न्यूटन आएगा इसका आंसर, क्योंकि F = कितना है, F = m × v - u/t है। तो F = मास कितना है 1000 along with the passengers। अब कितना है, क्योंकि रुक गया, फाइनल वेलोसिटी v = 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 30 था बाय कितना होगा, टाइम कितना हो जाएगा, टाइम है 4 सेकंड्स। तो इस तरीके से हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो F = कितना होगा, ओके 1000 -30 कर देंगे तो -30,000 यहाँ पे कितना होगा -30,000, ओके डिवाइडेड बाय अगर 4 करेंगे तो हमको मिलेगा -7500 न्यूटन। दिस विल बी योर आंसर। ओके, सो द नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है दैट ब्रेकिंग फोर्स, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक अप्लाई हो रहा है तो फोर्स जो है वो ऑपोजिट है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है, उसका मतलब ये है, इसलिए वो नेगेटिव साइन वो इंडिकेट करता है। ओके
देख सकते हैं इस तरीके से। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स ए मास ऑफ m1। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक फोर्स है 5 न्यूटन का, ओके, जो कि एक मास गिव्स ए मास m1, वो m1 मास प्रोड्यूस कर रहा है। जब एक्सीलरेशन डाला जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, एक मास है m2, उसमें एक्सीलरेशन डाला है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो व्हाट एक्सीलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मास वर टाइड टुगेदर। अगर मान लीजिए दोनों मास को एक साथ जोड़ दिया जाता है, दोनों के मास को m1 और m2 को अगर एक साथ जोड़ दिया जाता है तो कितने का एक्सीलरेशन वो प्रोड्यूस करेंगे। तो m1 है, हमको पता है F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। तो यहाँ पे क्या m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाय a होगा कि नहीं, आप देख सकते हैं, क्योंकि m इधर यहाँ पे इनटू है, इधर से डिवाइड हो जाएगा। तो उस तरीके से m1 इज इक्वल टू क्या होगा, F बाय a1, m2 इज इक्वल टू F बाय a2। तो a1 कितना हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a2 है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स कितना दिया है 5 न्यूटन, 5 न्यूटन का फोर्स दिया है। तो m1 इज इक्वल टू कितना होगा, फोर्स कितना है 5 न्यूटन का बाय 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.50 kg, क्योंकि मास का यूनिट kg होता है। अब इसमें कितना निकला 0.25 kg। इसी तरीके से इफ देयर टू मासेस वर टाइड, अगर दोनों मासेस को हम टाई कर देते हैं 0.50 kg प्लस 0.25 kg कर देंगे, टोटल दोनों मास को मिला देंगे तो 0.75 kg हो रहा है। अब निकाल देंगे हम लोग एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू कितना होगा, अगर m इज इक्वल टू f बाय होता है, a इज इक्वल टू क्या होगा, a इज इक्वल टू क्या होगा f बाय m होगा ना। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू f कितना है 5 न्यूटन का, m कितना जब टाई किया हमने उसको, ओके 0.75 kg का। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस विल बी आवर आंसर, 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर और एक न्यूमेरिकल हम करते हैं प्रैक्टिस। देखिए द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल, ये हमको दिखाया गया एक बॉल का वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये एक बॉल का वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको दिखाया गया है, देख सकते हैं, ओके, ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और ए लॉन्ग टेबल इज गिवन बिलो, कि ऊपर से इतना था, अब धीरे धीरे करके क्योंकि फ्रिक्शन होगा तो धीरे धीरे करके उसका मास क्या होगा, वो घटते जाएगा। ओके, तो हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट रेस्ट। देखिए पहले क्या 20 सेंटीमीटर पर सेकंड में मूव कर रहा था, अब धीरे धीरे करके वो क्या है, वो डिएक्सेलरेट होते गया और एक पोजीशन में आके वो रेस्ट में आ गया। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, कितना फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट किया गया उसको रेस्ट में लाने के लिए। तो हम मान लेते हैं, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल का था 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो फ्रिक्शन क्यों होगा, क्योंकि जब भी दो बॉडी कांटेक्ट में आते हैं उससे फोर्स अराइज होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, मैंने आपको बताया था। तो ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल द वेलोसिटी ऑफ द बॉल डिक्रीजेस, तो बॉल का जो वेलोसिटी होगा धीरे धीरे डिक्रीज होगा और बॉल एक पॉइंट में रेस्ट में आ जाएगा जहां पे उसका जो वेलोसिटी है ना वो जीरो हो जाएगा। ओके, तो बॉल को रेस्ट में आने के लिए टाइम में देखिए ना, टाइम पीरियड में देखिए उसको 10 सेकंड लग गया, कितना 10 सेकंड्स का टाइम लगा उसको रेस्ट में आने के लिए, और रेस्ट में जब आएगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा 0 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो सिंस द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन में मूव कर रहा है, तो a इज इक्वल टू क्या होगा v माइनस u बाय t होगा। तो a का वैल्यू पुट करेंगे आपको कितना मिलेगा -2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि v कितना है 0 सेंटीमीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो -20 बाय 10 कितना होगा -2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो माइनस का इंडिकेट कर रहा है कि ये बॉडी क्या है, रिटार्डेशन हो रहा है, एक्सीलरेशन नहीं है, दिस इज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या है कि ये नेगेटिवली, क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना वो फोर्स ऑफ मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो नेगेटिव साइन वही को इंडिकेट करता है कि ये क्या स्लो होते हो जा रहा है। अब ओके -2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, -2 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा -0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब फोर्स एक्सर्ट होता है बॉल के ऊपर तो कितना फोर्स पड़ेगा, तो F इज इक्वल टू हम निकालेंगे तो कितना होगा, ओके F इज इक्वल टू कितना होगा m, तो m कितना है 20/1000 kg, क्योंकि 20/1000 kg हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमको पता है कि यहाँ पे कितना फोर्स पड़ा है 20/1000 kg का इनटू, ओके एक्सीलरेशन क्या है इज इक्वल -0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब इसको हम इनटू करेंगे तो हमको मिल जाएगा वैल्यू कितना -0.0004 न्यूटन का। सो द नेगेटिव साइन, ये जो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ना वो इंप्लाइज दैट द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल, वो ये बताता है कि जो टेबल जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर रहा है वो ऑपोजिट है डायरेक्शन ऑफ
मोशन ऑफ द बॉल, तो मोशन बॉल का जो मोशन है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। तो m हम जैसे कि अगर हम m निकालेंगे तो m इज इक्वल टू कितना होता है, m इज इक्वल टू हो जाएगा F बाय A हो जाएगा, तो 20/1000 kg, क्योंकि 1000 kg के हिसाब से इनटू माइनस 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने निकाला था यहाँ पे। ओके, हमने क्या एक्सीलरेशन निकाला था माइनस 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम लोग पुट करेंगे तो इतना वैल्यू आएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आज हमने डिस्कस किया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, जो कि मोमेंटम से रिलेटेड था। ओके, तो आज हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह भी प्रैक्टिस किए उसके इक्वेशंस को लेके। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इस तरीके से आप हमें अपना प्यार देते रहिए, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जितना भी हो सके आप शेयर कीजिए, आप अपने दोस्तों तक पहुंचाइए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सकें, उन तक आप अपना वीडियो पहुंचा सकें और हम उनको गाइड कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही।